नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और टीवी9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। और आज सियासत की बात में हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सफर की। जी हां, ये सफर शुरू हुआ था 1980 में और भारतीय जनता पार्टी आप कह सकते हैं कि जनसंघ की सक्सेसर थी। जनसंघ का जो सफर था वो 1950 में शुरू हुआ था। संघ यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ करीबी थे, मिलकर काम होता था। उसके बाद जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई यानी आपातकाल लगा तो तमाम पार्टियों का विलय जनता पार्टी में हुआ और जनसंघ भी उसमें शामिल थी। लेकिन इतनी ज़्यादा विचारों को लेकर लड़ाइयाँ थी, जिसे कहते हैं ड्यूअल मेंबरशिप को लेकर, चौधरी चरण सिंह, मधु दंडवटे, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी, मोरारजी देसाई, आप कह सकते हैं खिचड़ी बन गई और सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आ गई। उसके बाद ये तय हुआ कि एक नई पार्टी बनाई जाए जो इंडिपेंडेंटली देखी जाए और ये ना सोचा जाए कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारों पे चलती है। तो स्थापना हुई भारतीय जनता पार्टी की 1980 में। अब 1980 में स्थापना हुई तो उसमें गांधीवाद से जुड़ा जो समाजवाद, गांधीनियन सोशलिज्म जिसे कहते हैं, उस शब्द का इस्तेमाल किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में वो एक जो नारा जो आपने सुना होगा कि अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा, वो भाषण उसी वक्त का है। और उस पार्टी में आप ये कह सकते हैं जो 1998 के दिग्गज हैं वो फाउंडिंग फादर्स थे। खैर, पार्टी अपने आप में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई, लेकिन जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ तो पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली और उसमें आप ये कह सकते हैं कि पार्टी को बार बार सोचना पड़ा कि इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमारी सीटें नहीं आती हैं। और तब तक संघ और आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ये एक त्रिकोण के रूप में आ गए थे। कहने का मतलब था, आडवाणी को ऑर्गेनाइजेशन का आदमी माना जाता था, अटल बिहारी वाजपेयी को ये माना जाता था ये एक चेहरा है, ये एक फेस है भारतीय जनता पार्टी के जो एक्सेप्टेबल है बाहर की दुनिया को। और संघ यानी वो एक रिश्ता, इडियोलॉजिकल वैचारिक रिश्ता। लेकिन हुआ ये, जब ये हार हो गई तो कहीं ना कहीं लगा कि भाई बीजेपी तो कांग्रेस की विचारधारा की बी टीम बन रही है। लेकिन तब तक बाला साहब देवरस ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला किया था, वो ये था कि जो विश्व हिंदू परिषद है वो राम जन्मभूमि के मामले पर देश भर में आंदोलन करेगी। और फिर क्या हुआ कि जो 1989 का भारतीय जनता पार्टी का पालमपुर अधिवेशन हुआ, उन्होंने औपचारिक रूप से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, पारित किया, बोला कि राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। और चुनाव हुआ। जब चुनाव हुआ, क्योंकि राजीव गांधी की सरकार गिरी, VP सिंह बाहर थे, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर ज़्यादा नहीं मिला, लगभग 10% था, लेकिन 85 सीटें आईं। और जब वो 85 सीटें आईं तो भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट के सपोर्ट से VP सिंह प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन तब रथ यात्रा निकली, आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली और इस पूरे दौरान एक जिसे कह सकते हैं साइडलाइन भूमिका में थे अटल बिहारी वाजपेयी और मोर्चा संभाल रखा था LK आडवाणी ने। और वो रथ यात्रा निकली। भारतीय जनता पार्टी जब दोबारा चुनाव हुआ 1991 में तो ट्रिपल नंबर्स में थी और सडनली भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। नरसिम्हा राव बने प्रधानमंत्री, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया 11 साल में कि वो ट्रिपल नंबर की पार्टी हो गई है। तो देखिए सफर कैसा था, 2, 85 और 100 के ऊपर। लेकिन उसके बाद 92 में गिरी बाबरी मस्जिद, संघ पे लगा बैन और जिसे कहते हैं कि आडवाणी जी अनएक्सेप्टेबल चेहरा हो गए रीजनल पार्टीज के लिए। वाजपेयी को फिर धीरे धीरे करके आगे करना पड़ा। ये उनको लगा कि भाई अभी सरकार गठबंधन में बनानी है तो वाजपेयी को आगे करना पड़ेगा, यानी जो आडवाणी आगे किए गए थे 84 में, अब वाजपेयी आगे हो गए। तो सरकारें बनी, 13 दिन की सरकार 1996 में, 13 महीने की सरकार 1998 में और फिर 4 साल 4 महीने की सरकार 1999 में। ये थी भारतीय जनता पार्टी की NDA यानी गठबंधन की सरकार है। और गठबंधन की सरकारों में भारतीय जनता पार्टी को 180 तक सीटें आती थी, यानी गठबंधन चाहिए था। 370 पे बात नहीं होती थी, राम जन्मभूमि पे बात नहीं होती थी, कोर एजेंडा किनारे था और वाजपेयी और आडवाणी और संघ के बीच में तनातनी रहती थी। और ये सबको साफ साफ पता था क्योंकि खुद ये लोग वरिष्ठ थे संघ के हायरकी में देखा जाए। उसके बाद जब 2004 में चुनाव हारे तो एक चीज साफ हो गई कि बीजेपी का रीइन्वेंशन जरूरी है, नई पीढ़ी को आना है। लेकिन आडवाणी बात नहीं माने। जब आडवाणी बात नहीं माने तो 2009 में उनको जिसे कह सकते हैं परमिशन दी गई कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई, सीटें और कम हो गई। उसके बाद संघ ने फैसला लिया कि नई पीढ़ी को बढ़ावा दिया जाएगा और नई पीढ़ी कौन थी? नरेंद्र मोदी।
और नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे। और आप ये सोच सकते हैं कि जितने पुराने नेता हैं वो मोहन भागवत ने एक एक करके रिटायर करने शुरू किए, 75 साल की बात की। और उसके बाद बाकायदा प्रमोशन हुआ। एल के आडवाणी नाराज हो गए 2013 में, उन्होंने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया, केवल प्राइमरी मेंबर रह गए। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी चर्निंग हुई कि पूर्ण बहुमत मिला 2014 में, और फिर 2019 में भी मोदी को पूर्ण बहुमत मिला। तो जो बीजेपी का जो सफर है वो बहुत बड़ा सफर है। और इस सफर में जहां गांधीनियन सोशलिज्म, राम जन्मभूमि, फिर राम जन्मभूमि को ताक पे रखना, सबका साथ सबका विकास, और अब हार्ड हिंदुत्व पे भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे चुनाव लड़ती है। तो यानी आप देख सकते हैं कि लीडरशिप को लेके, आइडियोलॉजी को लेके, चेहरों को लेके किस तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ। और ये बहुत बड़ा, जिसे कह सकते हैं, लर्निंग कर्व है देश की बाकी पार्टियों, खासतौर पे कांग्रेस को, कि अगर कोई चीज़ नहीं चलती है तो उसे बदल दी जाए। और ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब वाजपेयी नहीं चले तो आडवाणी आगे किया, जब आडवाणी को लेकर समस्या हुई तो वाजपेयी को आगे किया, जब वाजपेयी रिटायर हुए तो आडवाणी को एक और मौका दिया, जब आडवाणी फेल हुए तो नरेंद्र मोदी को सामने किया। कहने का मतलब है कि लीडरशिप वैक्यूम उन्होंने एक बार भी बर्दाश्त नहीं किया। तो यह थी भारतीय जनता पार्टी की जर्नी, उनका सफ़र। क्योंकि आज उनका स्थापना दिवस है तो मुझे लगा कि बातचीत आज इसी पे होनी चाहिए। तो सियासत की बात में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।